हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवेल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ जाकर चेक करके देख लेना। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल वही से होता है जहाँ प्रिंसेस योहाओ से पूछती है, योहाओ क्या इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और चीज है क्या? मैं उसे डायरेक्टली खरीद लूंगी, बस तुम कीमत बताओ। और इस चीज को सुनकर योहाओ वांग डोंग से कहता है, वांग डोंग जो हम अपने साथ लेके आए थे उसे बाहर निकाल लो और चलो उसे प्रिंसेस को दिखा दो, जिसके लिए वांग डोंग भी मान जाता है और यह स्टोरेज के अंदर से उस चीज को बाहर निकालने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पे कोई हिडन पर्सन होता है जो कहता है कि आखिर अचानक से इतना ज्यादा स्ट्रांग किलिंग इंटेंट कहाँ से आ रहा है। और तभी यहाँ पे एक कॉफी ओल्ड लेडी आ जाती है जो कि कॉफी इविल लग रही होती है और यह कहती है, आखिर ये दोनों क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और इतनी ओल्ड लेडी को देख के योहाओ भी चौंक जाता है और यह कहता है, ये तो एक टाइटल डुल है और यह यहाँ पे कब और कहाँ से आई। और डोंगर तुरंत ही गॉडेस ऑफ लाइट बन जाती है, जबकि योहाओ स्पिरिचुअल पावर के साथ स्पिरिचुअल अवतार को फॉर्म कर देता है। और इस तरीके से ये दोनों इस ओल्ड लेडी से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। और यह ओल्ड लेडी जूजू से कहती है, इस लड़के की स्पिरिचुअल पावर काफी एनिमिक के इंटरोगेटर दो। तो जियो जियो इन्हें रोकते हुए कहती है, ग्रैंड माँ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, यह मेरा दोस्त है। और फिर जूजू योहाओ से कहती है, ग्रैंड माँ मेरा तब से ख्याल रख रही है जब से मैं बच्ची थी, और जिस चीज को तुम लोग बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे शायद यह उसे सेंस करने के बाद ही बाहर आई होंगी। इसलिए योहाओ तुम प्लीज इसे दिल पे मत लेना। और इन्हें ऐसा लगा होगा कि तुम मेरे लिए खतरा हो, इसलिए ही इन्होंने वो चीजें कही थी। तो योहाओ कहता है, इसी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, अगर प्रिंसेस इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर अब हम यहाँ से चलते हैं। वांग डोंग चलो अब यहाँ से चलें। और फिर ये दोनों ही यहाँ से जाने लगते हैं। तो प्रिंसेस जियो जयो योहाओ को रोकते हुए माफी मांगते हुए कहती है, योहाओ रुको, यह मेरी ही गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो और अभी जो भी हुआ है उस चीज के लिए मैं माफी मांगती हूँ, इसलिए प्लीज रुक के उसे मुझे दिखा दो। और इनकी इस बात को सुन के योहाओ वांग डोंग से कहता है, ठीक है चलो अभी प्रिंसेस को उस चीज को दिखा दो। जबकि प्रिंसेस जियो जियो वांग डोंग को देख के ब्लश मारते हुए कहती है, ये लड़का कौन है और आखिर मैंने क्यों अभी तक इसे नोटिस नहीं किया था। और यह जो इसके पीछे पसंद है वो सच में लड़का है जो कि वाकई में काफी हैंडसम दिख रहा है। लेकिन ये जिस तरीके से एक दूसरे के प्रति एक्ट कर रहे हैं, क्या ये दोनों नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। जबकि इस तरफ वांग डोंग स्टोरेज रिंग के अंदर से उस चीज को बाहर निकालने लगता है और वांग डोंग ने जिस चीज को बाहर निकाला होता है वो एक काफी बड़े साइज का मिसाइल टाइप सोल गाइड वेपन होता है। और इसे देखकर प्रिंसेस जूजू कहती है, ये तो एक सोल गाइड। तो योहाओ बताता है, इस मशीन को सोल गाइड के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे टंग सेट के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है और इसका नाम डिवाइन मिसाइल कैनन है और यह एक बारी में 48 शॉट्स को शूट कर सकती है। और यहाँ तक कि वैसे इसे लेवल 4 का सोल गाइड माना जाता है, लेकिन इसके पास लेवल 6 के सोल गाइड की पावर है। तो जूजू कहती है, तो तुम इसे बेच रहे हो, इसकी प्राइस क्या है? तो योहाओ कहता है, जैसा कि यह लेवल 6 से सोल गाइड की पावर को भी एक्सट्रैक्ट कर सकती है तो इसकी प्राइस भी लेवल 6 से सोल गाइड जितनी ही होगी। और अगर प्रिंसेस इंटरेस्टेड हो तो मैं यह आपको बेच सकता हूँ और शरक एकेडमी के अलावा आप पहली कस्टमर होंगी। और अगर आप हमसे लंबे समय तक जुड़ी रहती हैं तो फिर 1 साल के अंदर आप हमारी पहली प्रायोरिटी बन जाएंगे। और प्रायोरिटी का सुन के प्रिंसेस कहती है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं इस बारे में सोचूंगी। जिस पर योहाओ कहता है, तो फिर ये तो काफी बुरी बात हुई, क्योंकि यह तो एक काफी अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन देख के ऐसा लगता है कि इसके बारे में तब भी सोचने की जरूरत है। और मैंने अभी आपको जो डिवाइन मिसाइल कैनन दिखाया है वो शायद आपको बेकार लगे बाकी के सोल गाइड्स के मुकाबले, क्योंकि यह उन जैसा नहीं दिखता है, लेकिन जब आप इसे टेस्ट करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। तो प्रिंसेस जूजू कहती है, ठीक है अब तुम आराम कर सकते हो, मैं इस बारे में सोच के तुमसे जल्द से जल्द कांटेक्ट करूंगी। और इस बात को सुन के योहाओ वांग डोंग से कहता है, वांग डोंग जाके सोल डिवाइस के अंदर मिल्क एजेंट्स को भर दो और जब हो जाए तो फिर हम यहाँ से चलेंगे। और इस चीज को सुन के वांग डोंग भी मान जाता है और यह जाके डिवाइन मिसाइल कैनन के अंदर मिल्क एजेंट्स को भरने लगता है। और जब प्रिंसेस मिल्क एजेंट्स को देखती है तो ये हैरान होते हुए मन में कहती है, क्या इसे स्पेशली इसके लिए डिजाइन किया गया है या फिर क्या ये सच में जरूरी है। और जब यहाँ से योहाओ और वांग डोंग जा रहे होते हैं तो प्रिंसेस जूजू कहती है, आखिर तुमने उस सोल गाइड के अंदर मिल्क एजेंट्स को क्यों जोड़, क्या इसका कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट होगा? तो योहाओ कहता है, इसका कोई भी एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं है, लेकिन इसे ऑपरेट करने के लिए किसी सोल मास्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इतना कह के योहाओ यहाँ से बाहर आ जाता है
और यह गिनता है कि 3 2 1 और तभी प्रिंसेस जियो जिया आवाज देके युहाओ को रोकने लगती है और यह बाहर दौड़ते हुए आती है और कहती है कि युहाओ 1 सेकंड रुको, तुमने कहा है कि इस डिवाइन मिसाइल कैनन सोल गाइड को ऑपरेट करने के लिए किसी भी सोल मास्टर की जरूरत नहीं होगी, तो तुम्हारा इससे कहने का क्या मतलब था? तो युहाओ कहता है हाँ ये सच है और इसका मतलब वही था जो मैंने कहा था, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो जजू कहती है तो तुम्हारा मतलब? तो युहाओ बीच में ही इसे ठोकते हुए कहता है प्रिंसेस क्या ये सच में कोई जगह है इस जैसी इम्पोर्टेंट चीज को डिस्कस करने के लिए? और फिर ये दोनों इनके रूम में आ जाते हैं जहाँ पे वांग डोंग काफी प्यार से युहाओ को चाय पिला रहा होता है और यह कहता है प्रिंसेस ने जो चाय बनाई है वाकई में काफी अच्छी है। और जबकि इन दोनों को इस तरीके से बिहेव करता देख प्रिंसेस को शर्मा रही होती है और फिर यह कहती है तो क्या तुम्हारे कहने का यह मतलब था कि इसे कोई भी ऑपरेट कर सकता है जब तक कि उसके अंदर मिल्क एजेंट्स को भरा जाता है? तो युहाओ मना करते हुए कहता है नहीं यह इतना आसान भी नहीं है। और युहाओ की इस बात को सुन के प्रिंसेस को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और यह कहती है क्या तुम यहाँ पे मेरा दिमाग खराब करने के लिए आए हो? और जो बताना है वो क्लियर बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी या फिर मैं खुद को मार लूंगी। तो युहाओ कहता है मैं पहले ही इसे क्लियर कह चुका हूँ कि जब इसके अंदर मिल्क एजेंट्स को ऐड किया जाएगा तो इसे ऑपरेट करने के लिए किसी सोल मास्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई एरा गरा इसे ऑपरेट कर सके। मतलब कि इसे कोई ऑर्डिनरी पर्सन भी ऑपरेट नहीं कर सकता है, क्योंकि उस पर्सन को कम से कम थोड़ा बहुत ट्रेन होना चाहिए इसे ऑपरेट करने के लिए, जिससे कि वो इसके फंक्शंस को हैंडल कर सके। और इस चीज को सुन के जूजू काफी चौंक जाती है और ये कहती है क्या तुम श्योर हो जो तुमने अभी कहा है? और क्या ये सच है कि कोई नॉर्मल सोल्जर जो कि सोल मास्टर नहीं है लेकिन वो भी इस डिवाइन मिसाइल सोल गाइड को ऑपरेट कर सकता है? अगर वो ट्रेन हुआ तो और क्या मुझे डिस्काउंट मिलेगा अगर मैं बल्क में इस सोल गाइड के ऑर्डर देती हूँ? तो युहाओ मना करते हुए कहता है यहाँ पे कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं दिया जाता है। हालांकि मैं आपको एक चीज की गारंटी दे सकता हूँ कि इस प्रोडक्शन के अंदर आप हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होंगी। तो प्रिंसेस कहती है ये तो अच्छी बात है लेकिन मुझे कुछ समय की जरूरत पड़ेगी इसे टेस्ट करने के लिए। तो युहाओ इस चीज को सुन के तुरंत ही कहता है 3 दिन मुझे उम्मीद है कि प्रिंसेस मुझे एक क्लियर आंसर दे सके इन 3 दिनों के अंदर। और 3 दिनों का सुन के प्रिंसेस जियो जियो काफी चौंक जाती है और ये कहती है ये 3 दिन तो काफी कम है। तो युहाओ यहाँ से जाते हुए कहता है प्रिंसेस आपको मुझे बाहर आके छोड़ने की जरूरत नहीं है। और फिर गुड बाय कह के ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। और युहाओ के जाने के बाद प्रिंसेस चुपचाप ऐसे ही खड़ी रहती है और यह ओल्ड लेडी इसे सहला हुए कहती है तुम अपने ऊपर इतना ज्यादा स्ट्रेस मत लो और अब भी तुम काफी छोटी लड़की हो और तुम पहले ही काफी चीजों से सफर भी कर चुकी हो। जिस पर जूजू कहती है ग्रैंड माँ मैं ठीक हूँ अगर वो सच है जो इसने कहा है और यह हमारे एम्पायर पे आने वाला सबसे बड़ा डिजास्टर होने वाला है, इसलिए हमें जल्द से जल्द एक्शन लेना होगा। ग्रैंड माँ मैं आपके ही ऊपर डिवाइन मिसाइल कैनन सोल गाइड की टेस्टिंग को छोड़ती हूँ और प्लीज जितना हो सके उतना जल्दी इसे टेस्ट कर ले। जबकि इस तरफ युहाओ अपने रूम के अंदर आराम कर रहा होता है और यह कहता है आखिरकार अब मैं रेस्ट कर सकता हूँ। और डोंगर कहती है युहाओ तुम तो काफी चालाक निकले और मुझे असलियत में ऐसा महसूस हुआ जैसे कि हम रियल में बिजनेसमैन बन गए हो। तो युहाओ कहता है मैं सच में ये दोबारा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन होली स्पिरिट कल्ट के अपीयरेंस से ऐसा लगता है कि हमें काफी सारी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं जिन्हें हमें आगे हैंडल करना होगा। तो हमें भी अपने शेड्यूल के हिसाब से अपने प्लान पे काम करना होगा। तो वांग डोंग कहता है युहाओ तुमने पूरे दिन काम किया है तो तुम थक गए होंगे ना, इसलिए युहाओ तुम थोड़े समय के लिए सो जाओ और जब डिनर का समय हो जाएगा तब मैं तुम्हारे लिए खाना ले आऊंगी। जिस पर युहाओ कुछ भी नहीं कहता है। तो डोंगर को भी कुछ समझ में नहीं आता और डोंगर कहता है क्या हुआ आखिर तुम मुझे इस तरीके से क्यों देखे जा रहे हो? तो युहाओ कहता है जब से मैं इंजर्ड हुआ हूँ तब से मुझे ये फीलिंग आ रही है कि मैं दुनिया के अंदर सबसे खुशनसीब बंदा हूँ। और इस बात को सुनकर वांग डोंग चिढ़ जाता है और यह गुस्से से कहता है तो तुम इनडायरेक्टली यह कहने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारे इंजर्ड होने से पहले मैं तुम्हारे लिए अच्छी नहीं थी। तो इस पर युहाओ हंसते हुए कहता है सच में मेरा ये तो मतलब नहीं था। असल में उस समय के दौरान जब ब्लाइंड डेट फेस्टिवल था तब मैं काफी ज्यादा चौंक गया था और दंग रह गया था क्योंकि मैं तुम्हें उस समय अपने सबसे करीबी भाई के जैसे देखता था, लेकिन तब भी मैं तुम्हारे प्रति अट्रैक्ट होता था। यहाँ तक कि वैसे उस समय तुम लड़कों की तरह एक्ट करती थी और बस मुझे उस समय इस चीज की वजह समझ में नहीं आती थी। तो वांग डोंग युहाओ को चढ़ाते हुए कहता है तो असल में तुम्हारा ये कहने का मतलब है कि तो तुम्हें पहले लड़के पसंद थे। और इस बात को सुनकर युहाओ मना करते हुए कहता है नहीं, शायद ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ काफी लंबे समय से था और यही एक कारण था जो उस समय मुझे समझ में आया। तो वांग डोंग इसे चढ़ाते हुए कहता है सिर्फ कोई भूत ही तुम पर विश्वास करेगा
और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग ही बीबी के रूम के अंदर होते हैं और युहाओ कहता है बिग ब्रदर कल काफी बड़ा दिन है जब प्रिंसेस जियो हमें अपने डिसीजन के बारे में बताएंगे और उनके ब्रेन और पर्सनैलिटी के हिसाब से वो डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देंगी और डेफिनेटली हमारा सेट इस टूर्नामेंट के बाद काफी बिजी होने वाला है। तो बीबी कहता है टीचर शैन होंगे जो सबसे ज्यादा बिजी होंगे, लेकिन क्या ये कुछ ज्यादा ही हाई प्राइस नहीं है? तो युहाओ कहता है बिग ब्रदर हमारा सेट अभी डेवलपमेंट पीरियड के अंदर है तो इसे थोड़ा महंगा कर देना चलता है और आपको भी तो यह अच्छे से पता है ना। जिस पर बीबी हाँ कह देता है और तभी अचानक से यहाँ पे कोई और 2 जने भी आ जाते हैं जिसे देख के जू संशी चौकत हुए कहता है सीनियर सिस्टर आखिर आपका यहाँ पे आना कैसे हुआ? तो ली जवान कहती है क्यों मैं यहाँ पे आ नहीं सकती हूँ क्या, बल्कि वो मैं ही हूँ जो शेरक अकेडमी टीम को लीड कर रही है। और बीबी ली जवान को देख लेता है और कुछ भी नहीं कहता है और लीजन तुरंत ही बीबी को चेक करते हुए कहती है अब तुम्हारे जख्म कैसे हैं? चलो मुझे दिखाओ। तो बीबी हैरान होते हुए कहता है बिग सिस्टर आखिर आप यहाँ पे क्यों आ गई? तो ली जवान कहती है बीबी मैंने सुना है कि तुम काफी हट हुए हो और आखिर तुम कैसे से इतनी बड़ी लापरवाही कर सकते हो? और ली जवान को बीबी की इतनी केयर करते हुए सभी लोग काफी गौर से देख रहे होते हैं जबकि वानकर कुछ भी नहीं कहती है। तो बीबी कहता है सीनियर सिस्टर ज्यादा चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसे ली जवान को रियलाइज होता है कि बाकी के सभी लोग काफी गौर से इन दोनों को ही देख रहे हैं तो ये काफी चौंक जाती है और पीछे हटते हुए कहती है क्या तुम सच में ठीक हो? लेकिन एक बारी तुम अपनी कंडीशन को अच्छे से तो देखो, मुझे ये लगता है कि मुझे तुम्हें एक बारी अच्छे से चेक करने की जरूरत है। और फिर हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वैंग कीवा युहाओ से थोड़ी ही दूरी पे खड़ी होती है और जैसे युहाओ का वैंग कीवा के ऊपर ध्यान जाता है तो ये कहता है वैंग कीवा तुम कैसी हो? जिस पर वैंग कीवा कहती है मैं एकदम ठीक हूँ। और फिर युहाओ इससे और ज्यादा कुछ नहीं कहता है और इस सबब लीज 1BB को चेक करते हुए कहती है टोटल 5 इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज पहुंचा है और सोल पावर की एक स्ट्रॉन्ग फ्लक्चुएशन है जो कि अननोन काइंड की कोल्ड एंड डार्क एटेबल की है, मतलब कि यह अटैक तुम पे एक इविल सोल मास्टर ने किया है। और इस चीज को सुन के बीबी काफी हैरान होता है और कहता है आप तो सच में हमारी बिग सिस्टर होने के काबिल है और आपने जो कुछ भी बताया वो एकदम करेक्ट है। तो ली जवान कहती है मैं इस चीज को एकेडमी को रिपोर्ट करती हूँ और क्योंकि तुम सीरियसली इंजर्ड हो इसलिए मैं तुम्हें वापस एकेडमी भेज देती हूँ। तो बीबी हंसते हुए कहता है आप अभी शेरेक्स हैं जबकि मैं नहीं, तो मैं कैसे अभी वापस जा सकता हूँ? और मैं अभी इन्हें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता हूँ, इसलिए मैं यहीं पे होके जितना हो सके उतना ज्यादा रिकवर करने की कोशिश करता हूँ। तो ली जवान के पास और कोई रास्ता नहीं रह जाता है तो ये कहते हैं ठीक है जल्द से जल्द ठीक हो जाना। और फिर यह वैंग कीवा को अपने साथ लेके यहाँ से चली जाती है और इनके यहाँ से जाते ही बीबी राहत की सांस लेता है और आंखें बंद करके मन में कहता है मैं कभी भी इस तरीके की फीलिंगलेस जैसे यह अपनी आंखें खोलता है तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि भाई लोग सभी लोग काफी खतरनाक तरीके से इसे ही निहारे जा रहे होते हैं और कहते हैं जल्दी से हमें बताओ कि एग्जैक्टली किस तरीके के रिलेशनशिप तुम्हारे हैं बिग सिस्टर के साथ, और तुमने तो वाकई में इसे काफी अच्छी तरीके से छिपा रखा था और यहाँ तक कि हम तो इस बारे में अभी तक नहीं जानते थे और तुम्हारे पास तो पहले से ही टांगिया थी। तो फिर अब तुम्हारा बिग सिस्टर के साथ क्या सिस्टम चल रहा है? और उससे भी बढ़कर के ये बिग सिस्टर ली जवान है और अब जल्दी से हम सभी को सच सच बताओ कि क्या बात है। तो बीबी इन सभी से कहता है आखिर तुम सभी ये लोग ऐसा क्यों कर रहे? तो ये लोग वापस से चिल्लाते हुए कहते हैं जल्दी से बताओ, हम सभी ही क्यूरियस हैं और तुम हम पे विश्वास करके तो देखो, हम कभी भी किसी को भी इस बारे में नहीं बताएंगे। और इन सभी के आगे बीबी को हार माननी पड़ती है और यह कहता है ठीक है मैं तुम लोगों को बताता हूँ। असल में मैं और बिग सिस्टर जो है हमारी बचपन में ही शादी तय कर दी गई थी हमारे एल्डर्स के द्वारा। और इस चीज को सुन के सभी के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और कहते हैं OMG। तो डोंग नाटक करते हुए कहता है रुको, क्या मैंने कुछ गलत सुन लिया है? तो युहाओ भी हैरान परेशान होते हुए कहता है हमें सच सच बताओ कि क्या हुआ था। तो बीबी कहता है मैंने जो कहा है तुम लोगों ने उसे गलत नहीं सुना है। बिग सिस्टर को डिसाइड किया गया था मेरी फ्यूचर वाइफ के लिए, और ये तब की बात है जब मैं काफी छोटा बच्चा था। और जब मैं एक छोटा सा बच्चा था तब मेरी मॉम एक अनजानी बीमारी की वजह से मर गई थी और इस वजह से मेरे फादर काफी बुरी तरीके से गम में डूब गए थे। और मॉम के गम से बाहर निकलने के लिए उन्होंने एकेडमी से एक इम्पॉसिबल से टास्क को लिया, लेकिन वो उसके बाद फिर कभी नहीं लौटे। और मेरे पेरेंट्स की डेथ एक काफी बड़ी घटना थी सभी एल्डर्स के लिए, खासकर एल्डर मुलाव के लिए, जिसके बाद से वही थे जिन्होंने मेरी देखभाल की और मुझे एकेडमी के अंदर रुकने दिया। और बिग सिस्टर उन लोगों में से एक थी जिन्हें एल्डर मोह ने खरीदा था और वो शेरेक सिटी के पास की ही एक सिटी के बाहरी इलाके से थी।
और तेया एम्पायर से वो एक नोबल थी, लेकिन एक काफी बड़े डिजास्टर के चलते उनकी पूरी फैमिली खत्म हो गई और वो अपनी फैमिली से एकलौती थी जो सरवाइव कर पाई थी। और उस समय बिग सिस्टर की उम्र 11 साल थी और उन्होंने कई दिनों तक एल्डर मोह के आगे घुटनों के बल बैठ के भीख मांगी कि एल्डर मोह उनके परिवार का बदला ले। और एल्डर मोह से इसे इस तरह से नहीं देखा गया, इसलिए उन्होंने इसे अपने एक डिसेबल के रूप में अडॉप्ट और उनकी मदद करने के लिए भी सहमत हो गए। लेकिन इसके बदले में उनसे शेरक एकेडमी का ख्याल रखने के लिए कहा गया और पूरी जिंदगी शेरक एकेडमी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कहा गया। और उसी समय उनसे मेरी वाइफ बनने के लिए भी पूछा गया और बिग सिस्टर भी उस समय बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गई। और तुम लोगों ने भी अभी तक गैस कर लिया होगा कि आगे क्या हुआ होगा। एल्डर ने उसके लिए बदला लिया, जिसके बाद बिग सिस्टर ने कल्टिवेशन में काफी हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया जैसा कि उन्होंने वादा किया था। और जब मैं टैंगिया के साथ मिल चुका था उसके बाद ही मुझे सब कुछ इस बारे में बताया गया था। और यहाँ तक कि वैसे बिग सिस्टर को बाकी लोगों के द्वारा काफी सारे मैरिज प्रपोजल मिलते थे, लेकिन उन्होंने अपने वचन को तोड़ने से इनकार कर दिया और वो एल्डर के अनुसार मेरी वाइफ बनने के लिए भी तैयार थी। और एल्डर के मरने से कुछ समय पहले उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इसे जितना हो सके उतना अच्छी तरीके से ट्रीट करूं, क्योंकि उन्हें काफी बुरा लग रहा था जो उसके साथ पहले हुआ था। लेकिन कई सालों तक मैं नहीं जानता था कि मैं कैसे बिग सिस्टर की फीलिंग्स को रेस्पॉन्ड करूं, लेकिन मैं चुप रहना ही तय किया। अब मुझे इस चीज का अब क्या करना चाहिए। और बीबी की बात को सुनकर सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं तो बीबी चौंकते हुए कहता है आखिर तुम सभी लोग बिना कुछ कहे कहाँ जा रहे हो? इधर आओ और मेरी मदद करो इस सिचुएशन से बाहर निकलने में। जबकि ली जवान कहती है हम यहाँ से पूरे मिंगू सिटी को देख सकते हैं और यहाँ की छत पे एक गार्डन भी है। तो वैंग की हुआ बताती है और 20 स्क्वायर मीटर्स का एक पूल भी है और यह होटल तो सच में लग्जरियस है और ये लोग अभी मिदो होटल के फर्स्ट क्लास में होते हैं, मतलब कि इन लोगों को यहाँ पे टॉप फैसिलिटी मिल रही होती है। और वैंग की हुआ कहती है ये होटल तो सच में काफी लग्जरियस है, क्या यही उस ग्लोरी की कीमत है जिनके लिए वो लड़े थे और उस लास्ट टूर्नामेंट के अंदर जीते थे? तो लीजन इसके पास आके कहती है क्या तुम ये सोच रही हो कि तुम यहाँ पे रुकना डिजर्व नहीं करती हो और क्या तुम थोड़ी ड्रिंक करना चाहोगी? जिस पर वैंग की हुआ मना कर देती है और कहती है मैं इन जैसी चीजों से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहती हूँ। तो लिज वन ड्रिंक करते हुए कहती है तुम्हें पता होना चाहिए कि कुछ समय के लिए कैसे अपने आप को रिलैक्स करवाना चाहिए, क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही जोश में रहती हो। और जब मैं पहले कल्टिवेट करती थी तब मैं भी तुम्हारी तरह ही थी, लेकिन इसका कोई भी मतलब नहीं निकला। तो वांग क्यूआई कहती है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तो लीजन कहती है क्या सच में नहीं हो? और तुम जो शेरक एकेडमी की टीम को लीड कर रही हो, तो मैं जान गई हूँ कि तुम अभी किस सिचुएशन में हो। और पहले जब से तुम युहाओ के साथ लौट के आए हो तब से तुमने एक बारी के लिए भी मुस्कुराया नहीं है और इसके पीछे की वजह युहाओ है ना? क्यों मैंने सही कहा ना? और क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई चांस है? जिस पर वैंग क्यूआ कुछ भी नहीं कहती है। तो लीजन कहती है वैसे भी हम दोनों के ही भाग्य एक जैसे हैं। और एक जैसे वाली बात को सुन के वैंग क्यूआ चौंक जाती है। तो लीजन कहती है हाँ हम दोनों ही किसी ऐसे के प्यार में पड़ गए जो कि कभी भी हमारा नहीं हो सकता है, लेकिन शायद तुम्हारे पास अब भी चांस हो उसके साथ होने का, लेकिन मेरे लिए कोई भी चांस नहीं है कि सभी वुमन से मेल के ऊपर डिपेंड होने के लिए ही पैदा हुई है। जिस पर वैंग क्यूआ कहती है बिल्कुल भी नहीं। तो लीजन इविल तरीके से कहती है तो फिर उसे प्रूव करो कि तुम उससे कहीं ज्यादा बेहतर हो, और यहाँ तक कि अगर तुम उससे अपने आप को प्यार नहीं करवा सकती हो तो तुम्हें भी अपनी कमजोर साइड उसे नहीं दिखानी चाहिए। और यही एक लास्ट प्राइड बचता है एक वुमन के पास। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करना, और हाँ कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा हो। इंतजार करना, मिलते हैं।